हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं एंड मस्त हैं और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? मादा जननांग। आज हम पढ़ेंगे बच्चों गुरु बीजाणु जनन। चलिए बच्चों, देखते हैं गुरु बीजाणु जनन क्या होता है। गुरु बीजाणु जनन क्या होता है बच्चों? गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के बाद अगुणित गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। आई बात समझ में बच्चों? देखिए बच्चों, गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के बाद, हमने आपको अर्धसूत्री बताया है क्या होता है। अर्धसूत्री विभाजन के बाद गुणित गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो आई बात समझ बच्चों? बच्चों यह जो है, यहाँ पर जो है 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। कितने बनते हैं? 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। 4 बनते हैं बच्चों। इन चारों में से एक गुरु बीजाणु ही सक्रिय रहता है, जो मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। आई बात समझ? इसमें जो है बच्चों चार गुरु बीजाणु रहते हैं, लेकिन हमारा जो है एक ही जो है सक्रिय रहता है। देखिए बच्चों, हमने लिख दिया है 4 गुरु बीजाणु बनते हैं बच्चों। गुरु बीजाणु जनन में जो है 4 गुरु बीजाणु जनन बनते हैं, गुरु बीजाणु बनते हैं। इन चारों में से एक गुरु बीजाणु ही सक्रिय रहता है, जो मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। आई बात समझ बच्चों? तो बच्चों ये हमारा क्या है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ये हमारा क्या है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। और बच्चों इससे जो हमारा क्या बनता है? 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। कितने बनते हैं? 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था, इसमें जो है चार क्या बनते हैं? 4 गुरु बीजाणु बनते हैं बच्चों। 3 जो है हमारा जो है नष्ट हो जाता है। 3 जो है हमारा नष्ट हो जाता है, और यह एक जो है हमारा सक्रिय होता है। एक जो हमारा सक्रिय होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु कहते हैं। गुरु बीजाणु कहते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों देखिए, ये जो हमारा सक्रिय गुरु बीजाणु है, यही आगे चलकर हमारा क्या बनाते हैं? भ्रूण कोश की संरचना बनाते हैं। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं सक्रिय गुरु बीजाणु कैसे भ्रूण कोश की संरचना बनाते हैं। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं भ्रूण कोश की संरचना। चलिए बच्चों, संरचना। तो बच्चों ये हमारा क्या है? बच्चों ये हमारा सक्रिय गुरु बीजाणु। क्या है? सक्रिय गुरु बीजाणु। हम लिख देते हैं। दूसरा बच्चों हमारा क्या है? बच्चों ये हमारा सक्रिय गुरु बीजाणु से हमारा बच्चों, इसमें जो है कोशिका भित्ति ना ही जीव द्रव्य जो है विभाजित नहीं होते हैं, या जो है इसमें जो है केंद्रक विभाजित हो जाते हैं। 1 से जो है 2 हो जाता है। अब इसे हम क्या बोलते हैं? 2 केंद्रकीय अवस्था। क्या बोल देंगे? 2 केंद्रकीय अवस्था। दो से हमारा बच्चों क्या बनेगा? बहुत आसान है। क्या बनेगा? 2 से हमारा क्या बनेगा? 4 केंद्रकीय अवस्था। 4 केंद्रक बनेंगे। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? 4 केंद्रकीय अवस्था। फिर बच्चों हमारा क्या बनेगा? कितने केंद्रक बनेंगे? 8 केंद्रक बनेंगे। देखिए 8 है, 2 2 4 6 8। तो हमारा कितना बन गया? 8 केंद्रीय अवस्था। 8 केंद्रकीय अवस्था। तो बच्चों हमारा क्या बन गया? 8 केंद्रकीय अवस्था। ये जो है, ये हमारा क्या है? भ्रूण कोश की संरचना है। तो आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम इसको दिखाते हैं कैसे अरेंज, ये केंद्रक कैसे जो है, कैसे अंडाशय में जो है अरेंज रहते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं।
देखिए बच्चों, हमारा भ्रूण कोश क्या है? हमारा भ्रूण कोश बच्चों ये हमारा पहला केंद्रक, दूसरा और ये हमारा तीसरा, ऐसे जो बच्चों अरेंज रहते हैं। ये हमारा चौथा, बीच में कितना हुआ बच्चों? 3 3 6। अभी हमें 2 केंद्रक को रखना है। अभी हम इसका नाम नहीं बता रहे हैं, अभी बताएंगे। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या बना रही हैं मैम, तो अभी देखिए बच्चों, ये हमारा क्या है? ये हमारा बच्चों क्या है? प्रतिमुख कोशिकाएं। क्या है? प्रतिमुख कोशिकाएं। और इसे बच्चों हम क्या कहते हैं? इसे हम बोलते हैं केंद्रक कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? केंद्रक कोशिका। बच्चों इसे क्या बोलेंगे? इसे हम अंड कोशिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंड कोशिका। आगे चलकर मैं इसके बारे में बताऊंगी कैसे निषेचन होता है। अभी के लिए आप बस नाम याद करिए। और ये हमारा क्या है? ध्रुवीय केंद्रक। ध्रुवीय केंद्रक। देखिए बच्चों, इसमें जो है भ्रूण कोश में क्या 7 कोशिकीय अवस्था पाई जाती है और हमारा जो है 8 केंद्रकीय अवस्था पाई जाती है। केंद्रकीय अवस्था पाई जाती है। तो बच्चों आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा भ्रूण कोश की संरचना। हम आगे चल के जब निषेचन पढ़ाएंगे तो हम और डिटेल में इसको पढ़ाएंगे कैसे निषेचन होता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? परागण यानी कि पॉलिनेशन। क्या पढ़ेंगे? परागण। देखिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिनेशन। तो बच्चों परागण हमारा क्या है? बच्चों परागकण का परागकोश से मुक्त होकर वर्तिकाग्र तक पहुंचना हमारा क्या कहलाता है? परागकण कहलाता है। तो बच्चों जैसे कि ये हमारा फूल है और हमारा जैसे कि यहाँ पर हमने अभी इस तरीके से नहीं बनाया है अंडाशय। ये जैसे कि ये हमारा परागकण है और हमारा ये यहाँ पर क्या है? ये हमारा स्त्री केसर है और ये हमारा फूल है। बच्चों देखिए इसे समझ लीजिए, अभी हम आपको बताएंगे। देखिए परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है हमारा? बच्चों परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना हमारा क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। क्या बच्चों? परागकण का उसी पुष्प के परागकण का भी इसको रहने दीजिए बच्चों। पराग बस केवल आप इसको समझिए, परागण किसे कहते हैं? परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। क्या? परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना हमारा क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। बच्चों आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। हम इसको लिख देते हैं, परागण किसे कहते हैं। देखिए बच्चों हमने लिख दिया, आप चाहे इसको लिख सकते हैं। देखिए परागकणों का परागकोश क्या होता है हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया है। अगर आप शुरू से देख रहे होंगे तभी आपको आगे के लेक्चर जो है समझ में आएगा। परागकण का परागकोश जिसमें जो है बच्चों परागकण हमारे रहते हैं। परागकोश से मुक्त होकर विभिन्न विधियों द्वारा उसी पुष्प या जाति के अन्य पुष्प के जायांग की वर्तिकाग्र तक पहुंचना हमारा क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। तो बच्चों यह जो है आई बात समझ में, यह जो है कितने प्रकार के होते हैं? यह जो है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम इनके प्रकारों को पढ़ते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं। मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। पहला हमारा क्या है? स्वपरागण। पहला हमारा क्या है? स्वपरागण। अब बच्चों स्व मतलब क्या है? स्वयं। स्व मतलब क्या होता है? स्वयं। तो बच्चों स्वपरागण किसे कहते हैं? जब परागकण स्वयं परागकोश से वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। तो बच्चों जब परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो हमारा क्या कहलाता है? स्वपरागण कहलाता है। तो देखिए जैसे बच्चों
तो बच्चों ये हमारा क्या है, परागकोश। परागकोश से क्या मुक्त होता है, परागकण। तो परागकण बच्चों जब उसी पुष्प के वर्ती काग्र पर पहुंचते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्वपरागण कहते हैं। तो बच्चों आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो हम इसका परिभाषा लिख देते हैं। तो बच्चों देखिए, जब परागकण स्वयं कोश से वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्वपरागण कहते हैं। बच्चों स्वपरागण 2 प्रकार के होते हैं। तो चलिए बच्चों हम इसके प्रकार को पढ़ते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं। दो प्रकार होते हैं। पहला हमारा क्या है, पहला स्वयुग्म स्वपरागण। पहला क्या है, स्वयुग्म स्वपरागण। बच्चों स्वयुग्म स्वपरागण क्या है, जो इस प्रकार के स्वपरागण में एक ही पुष्प के परागकण, एक पुष्प है, एक ही पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे हम स्वयुग्मन कहते हैं। स्वयुग्मन कहते हैं। तो हमारा क्या है, स्वयुग्मन कहते हैं। तो बच्चों चलिए इसका परिभाषा लिख देते हैं। बच्चों क्या है, इस प्रकार के स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प वर्तिकाग्र पहुंचते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, स्वयुग्मन स्वपरागण कहते हैं। आई बात सुनो बच्चों, जैसे कि एक पुष्प, जैसे कि ये पुष्प है और यहाँ पर जो है हमारा, ये जो हमारा क्या है, वर्तिकाग्र यानी कि इस तरीके से, और ये हमारा क्या है, परागकण यानी कि परागकोश। परागकोश से हमें क्या निकलता है, परागकण। एक पुष्प है तो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक जब पहुंचते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्वयुग्मन स्वपरागण कहते हैं। बच्चों चलिए हम देखते हैं दूसरा प्रकार क्या होता है। दूसरा प्रकार हमारा क्या है, सजात पुष्पी परागण। क्या हमारा, सजात पुष्पी परागण। बच्चों जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सजातीय पुष्पी परागण कहते हैं। बच्चों बस थोड़ा सा अंतर है स्वयुग्मन और सजातीय पुष्प परागण में। तो बच्चों लिखते हैं, जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सजातीय पुष्पी परागण कहते हैं। बच्चों देखिए, जैसे कि ये हमारा एक पुष्प है, तो बच्चों स्वयुग्मन में जो है बच्चों इसी परागकण के जो है वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो बच्चों इसे हम क्या बोलते हैं, स्वयुग्मन स्वपरागण कहते हैं। और बच्चों हमारा क्या आ जाता है, सजातीय पुष्पी परागण क्या है, जब एक पौधे के परागकण उसी पौधे के दूसरे वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, सजातीय पुष्पी परागण कहते हैं। तो बच्चों आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए बच्चों हम आगे देखते हैं। अब
बच्चों हमने क्या पढ़ा, स्वपरागण पढ़ा, स्वपरागण के प्रकार पढ़ा। हम चल के पढ़ते हैं स्वपरागण के लाभ। स्वपरागण से लाभ क्या होता है। स्वपरागण से लाभ बच्चों, यह जो है स्वयं परागण से पादपों का जो है शुद्ध वंश चलता है। यह जो है बच्चों, यह जो स्वयं परागण करेगा, स्वयं जो है परागण करेगा तो इसकी जो है शुद्धता जो है बनी रहती है, इसकी वंश जो है समान रहते हैं। तो पहला हमारा क्या है, स्वपरागण। पादपों का शुद्ध वंश चलता है। और दूसरा हमारा बच्चों क्या है, दूसरा हमारा बच्चों है इससे परागण के लिए दूसरे पादपों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। इससे स्वपरागण से, जो हम शॉर्ट में लिख देते हैं, दूसरे पादपों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। तीसरा बच्चा हमारा क्या है, बच्चों इससे अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं पड़ती। बच्चों तीसरा हमारा क्या है, स्वपरागण में जो है अधिक परागकण की आवश्यकता नहीं होती। तो बच्चों चौथा हमारा देखिए, चौथा बच्चों इसमें जो है स्वपरागित पुष्पों के रंग, सुगंध एवं मधु उत्पन्न करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो है स्वपरागण होता है। तो बच्चों चलिए, हम स्वपरागण के लाभ हो गए, अब हम चलकर देखते हैं स्वपरागण से हानि क्या होती है। तो चलिए बच्चों देखते हैं। स्वपरागण से हानि, देखिए स्वपरागण से हानियाँ बच्चों, पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिक बीमारियां स्थानांतरित होती रहती हैं। स्वपरागण से जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है अनुवांशिक बीमारियां स्थानांतरित होती रहती है। स्थानांतरित मतलब एक दूसरे से जाती रहती हैं, जिससे उत्पन्न बीज संख्या में कम भार में हल्के, छोटे एवं कमजोर हो जाते हैं। बच्चों दूसरा हमारा क्या है, ऐसे बीज शीघ्र ही नहीं पकते हैं। स्वपरागण से जो है बीज नहीं पकते हैं। और तीसरा बच्चों हमारा क्या है, बीज उत्पन्न श्रेणी के नहीं होते हैं, जिस कारण नई जातियाँ की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। तो बच्चों आई होप आप सबको समझ में आया होगा जो हमने जिस टॉपिक को पढ़ाया है। तो बच्चों अगर जो वीडियो को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और बच्चों हमें प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमने केवल पढ़ा मैं पढ़ाऊँगी आपको परपरागण। हमने आज इस वीडियो में नहीं पढ़ा पाई हूँ। हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा, केवल परागण के केवल एक ही प्रकार को पढ़ाया है, जो है हमारा स्वपरागण। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे परपरागण। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।